हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से राइट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की एक और नई सीरीज, जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके सभी के साथ शेयर जरूर कीजिए। साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारी अगली आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट एग्जाम 5 जुलाई को हो सकते हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। माना यह जा रहा है कि 15 जून तक इसके एडमिट कार्ड आ सकते हैं। दोस्तों जैसे ही सीटेट से रिलेटेड कोई भी सूचना आती है तो हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। साथ ही दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम से पहले हम आपके साथ डिस्कस जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के डिस्कस करते हैं आज की सीरीज का अपना पहला प्रश्न। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पहला ऑप्शन प्रेरणा, दूसरा ऑप्शन अभ्यास, तीसरा ऑप्शन लक्ष्य और चौथा ऑप्शन वाद विवाद। दोस्तों प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने 1913 में दिया था, और इसका प्रयोग उन्होंने भूखी बिल्ली पर किया था। दोस्तों प्रयास एवं त्रुटि नाम से ही पता चल रहा है कि हम अगर किसी कार्य को करने का प्रयास करते हैं और उस पर त्रुटि होती है, फिर प्रयास करते हैं, फिर त्रुटि होती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हम प्रयास करते हैं और उसमें सफलता पा लेते हैं। तो दोस्तों ये कैसे होता है? अभ्यास के द्वारा होता है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक बी परफेक्ट। अगर हम किसी कार्य को करने का बार बार अभ्यास करते हैं तो उस कार्य को करने में हम निपुण हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा गया प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अभ्यास है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अभ्यास। दोस्तों थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को हम एक अलग सी वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी व डी को सी लिखे या पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? पहला ऑप्शन डिसलेक्सिया, दूसरा ऑप्शन मलेरिया, तीसरा ऑप्शन डिसकैलकुलिया और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पठन अयोग्यता डिसलेक्सिया है, और डिसकैलकुलिया ये गणित संबंधी अयोग्यता है, और मलेरिया तो आप जानते हैं कि मच्छर के काटने से होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमसे बोला गया सी को डी व डी को सी पढ़ रहा था। दोस्तों ये पठन अयोग्यता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डिसलेक्सिया। और दोस्तों यह प्रत्येक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा। पठन अयोग्यता डिसलेक्सिया से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत यह व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? पहला ऑप्शन गुण सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन व्यवहारवादी सिद्धांत और चौथा ऑप्शन प्रकार सिद्धांत। तो दोस्तों जिसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और दोस्तों इस सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रायड ने किया था, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला ऑप्शन इदम एवं अहम, दूसरा ऑप्शन है परम अहम, तीसरा ऑप्शन है अहम और चौथा ऑप्शन है इदम। तो दोस्तों जिसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, इदम। दोस्तों हम आपको बता दें, छोटे बच्चे बहुत ही जिज्ञासु होते हैं और उनकी प्रत्येक इच्छाओं की पूर्ति नहीं की जा सकती है, इसीलिए कहा गया है एक छोटे बच्चे में इदम की प्रवृत्तियां होती हैं। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, इदम। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। दोस्तों यहाँ पर हमसे संवेदी क्रियात्मक अवस्था पूछा गया है, तो पहला ऑप्शन है 2 से 7 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 7 से 11 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 11 से 15 वर्ष। तो दोस्तों यहाँ पर हमसे संवेदी क्रियात्मक अवस्था पूछी गई, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, जन्म से 2 वर्ष। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है? पहला ऑप्शन अलगाव से, दूसरा ऑप्शन संपर्क से, तीसरा ऑप्शन भीड़ से और चौथा ऑप्शन दृश्य श्रव्य सामग्री से। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संपर्क से। दोस्तों सामाजिक अधिगम किससे आरंभ होता है? संपर्क से आरंभ होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा,
बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन विद्यालय एवं कक्षा में, दूसरा ऑप्शन खेल के मैदान में, तीसरा ऑप्शन ऑडिटोरियम में और चौथा ऑप्शन गृह यानी घर में। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 विद्यालय एवं कक्षा में। दोस्तों संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से विद्यालय एवं कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? पहला ऑप्शन संज्ञानवादी, दूसरा ऑप्शन विकासवादी, तीसरा ऑप्शन व्यवहारवादी और चौथा ऑप्शन रचनावादी। तो दोस्तों यहाँ पर बोला गया सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, व्यवहारवादी। दोस्तों वह सिद्धांत व्यवहारवादी सिद्धांत है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होता है, यह अवस्था है? पहला ऑप्शन 12 से वयस्क तक, दूसरा ऑप्शन 2 से 7 वर्ष तक, तीसरा ऑप्शन जन्म से 2 वर्ष तक और चौथा ऑप्शन 7 से 12 वर्ष तक। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 7 से 12 वर्ष तक। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक का निर्धारक तत्व नहीं है? पहला ऑप्शन सामाजिक संचरण, दूसरा ऑप्शन अनुभव, तीसरा ऑप्शन संतुलिनीकरण और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा सामाजिक संचरण। दोस्तों सामाजिक संचरण पियाजे के अनुसार बौद्धिक का निर्धारक तत्व नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, सामाजिक संचरण। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किसमें प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया है? पहला ऑप्शन संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन क्रिया प्रसूत सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन चालक न्यूनतम सिद्धांत और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 क्रिया प्रसूत सिद्धांत। दोस्तों क्रिया प्रसूत सिद्धांत में पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक हैं? पहला ऑप्शन स्किनर, दूसरा ऑप्शन कोहलर, तीसरा ऑप्शन पियाजे और चौथा ऑप्शन वाटसन। दोस्तों ये बहुत ही सरल प्रश्न है और इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों आप सभी लोग अपना कमेंट करके उत्तर जरूर बताइएगा और इसका सही आंसर हम आपको अगली सीरीज में बताएंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक थे? पहला ऑप्शन R.M. गैने, दूसरा ऑप्शन है B.S. ब्लूम्स, तीसरा ऑप्शन है वर्दीमर व अन्य और चौथा ऑप्शन है B.F. स्किनर। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 वर्दीमर व अन्य। दोस्तों समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक वर्दीमर व अन्य थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, पावलॉव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन अनानुबंधित उद्दीपक, दूसरा ऑप्शन विलंबित उद्दीपक, तीसरा ऑप्शन ध्वन्यात्मक उद्दीपक और चौथा ऑप्शन अनुबंधित उद्दीपक। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 अनुबंधित उद्दीपक। दोस्तों पावलॉव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को अनुबंधित उद्दीपक कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, अनुबंधित उद्दीपक। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है? पहला ऑप्शन एकीकृत शिक्षा, दूसरा ऑप्शन समावेशी शिक्षा, तीसरा ऑप्शन विशेष शिक्षा और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों यह स्टेटमेंट समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। दोस्तों समावेशी शिक्षा में ही बोला गया कि प्रत्येक समूह के विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, समावेशी शिक्षा।
तो दोस्तों ये थे आज की सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके सभी के साथ शेयर जरूर कीजिए। साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारी अगली आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं दोस्तों हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।